नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी का लघु उपन्यास चल खुसरो घर आपने। शिवानी जी की अन्य कहानियाँ और उपन्यास आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी और उपन्यास पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं उपन्यास चल खुसरो घर आपने। अपना सूटकेस हाथ में लटकाए ही वह उतर गई। एक क्षण को उस बियाबान स्टेशन का सन्नाटा उसे सहमा गया था। यदि कोई उसे लेने आया तब क्या करेगी वह? एक लुंगीधारी काला कदर्प व्यक्ति उसे घूरे जा रहा था। अचानक अचानक अम्मा के सरल घबराए चेहरे की स्मृति उसे विकल कर उठी। कितनी बार अम्मा उसे समझा बुझाकर हार गई थी। मुझे तेरा इतनी दूर जाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है कुमो। 4 दिन रुक जाती तो मैं बड़े भैया को बुला लेती, तुझे पहुंचा भी आते और देख भी आते कि कैसे लोग हैं। और फिर तेरी यहाँ की नौकरी कौन बुरी है? अखबारी विज्ञापन का क्या ठिकाना? अभी कहते हैं इतनी तनख्वाह देंगे, जब ना दे तो तू अकेली उस अनजान शहर में क्या कर लेगी? किंतु कुमुद को उस शहर का एक एक पल जैसे काट खाने को दौड़ रहा था। धर्मभीरू अम्मा का, छोटी बहन उमा का, जिसे उसने कुछ ही दिन पहले मार मार कर बेदम कर दिया था, और छोटे उद्दंड भाई लालू का सानिध्य। अब वह जैसे एक पल भी सह नहीं पा रही थी। उसने यह निश्चय बहुत सोच विचार कर ही किया था। प्रत्येक संभावना को उसने रात रात जागकर अपने विवेक की तुला से तौलकर ही इतनी दूर आने का फैसला किया था। वह कुछ दिन और लखनऊ रह जाती तो निश्चय ही मानसिक संतुलन खो बैठती। उमा ने क्या उसे कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक रखा था? उसे लगने लगा था कि भाई बहन माँ प्रतिवेशी सब उसके दुश्मन भले बने बहला लिए उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। सहसा उस बीहड़ से स्टेशन में खड़ी कुमुद का हृदय एक अज्ञात आशंका से कांप उठा। अम्मा ने ठीक ही कहा था। उसे उन अनजान शहर में उसका बिना किसी से कुछ पूछे केवल एक पत्र का सूत्र पकड़े चले आना बचपना मात्र था। वह एक बार फिर इधर उधर देखने लगी। तार तो उसने भेज दिया था, तब भी क्या कोई उसे लेने नहीं आया? मिस साहब, वही लुंगीधारी सहसा उसकी ओर बढ़ाया। माफ करे सरकार, आप लखनऊ से तो नहीं आई? हाँ, क्यों? कुमुद ने कुछ सहम कर उसे संदिग्ध दृष्टि से देखा। साहब ने हमें लेने भेजा है। खुद आ रहे थे पर रानी साहिबा की तबीयत खराब हो गई। कहने लगी नूर बख्श तुम ही चले जाओ। लाइए हुजूर, सूटकेस मुझे दीजिए। बड़ी सधी नम्रता से उसने उसके हाथ से सूटकेस ले लिया और आगे आगे चलने लगी। अपनी बड़ी बड़ी सहमी आंखों से इधर उधर देखती कुमुद उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। एक एक पैर जैसे 20-20 शेर का हुआ जा रहा था। यदि यह कोई गुंडा हुआ तब? यदि साहब का भेजा गया आदमी था तो पहले दूर ही खड़ा खड़ा उतनी देर से उसे क्यों घूरे जा रहा था? पहले ही क्यों न लपड़ाया इतनी देर तक? वह क्या कोई कुटिल योजना बना रहा था? उसे पहचानने में उसे इतना समय क्यों लग गया? उस छोटे से स्टेशन पर उस ट्रेन से उतरने वाली वही तो एकमात्र सभ्य महिला थी जो 2-3 बुक्से लेकर उतरी भी थी। बाकी सब बुच्चे देहाती ने थी। खैर, बाहर चलकर देख लेंगे। यदि कार आई होगी तो संदेह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और यदि गुंडा ही होगा तो कैसे जान लेता कि इस ट्रेन से वही उतरेगी? स्टेशन का बहिरंग उससे और भी उजड़ा वीरान लगा। एक लाइन में खड़े कुछ मरियल से घोड़े जूते इक्के, फर्श पर पसरे यात्री, बुर्का धारणी, पचपच पान थूकती महिलाएं, गिरियाते बच्चे, दुर्गंध के तीव्र भपके के बीच में तीर सी निकल बाहर आई तो जैसे उसकी जान में जान आई। आइए सरकार, आप बैठें, मैं सूटकेस पीछे रख दूं? उसने कार का द्वार खोला। रेशमी लेस लगे पर्दों में सवरी उस फिएट को देख कुमुद आश्वस्त होकर बैठ गई। क्या नाम है तुम्हारा? कार नंबर उसने मनी मन नोट कर लिया था। चालक का नाम भी उसे जान लेना चाहिए। वह बड़ी देर से यही सोचकर भी संकोचवश नाम नहीं पूछ पा रही थी। जी, नूर बख्श कहते हैं खादिम को। नूर बख्श? नूर बख्श यहाँ से कितनी दूर अभी और जाना होगा? दिन ढल चुका था। उस उजाड़ कस्बे की वीरानी भी जैसे पुरवैया झोंके के साथ साथ उससे लिपटती जा रही थी।
उस भयावह चेहरे के चालक के साथ उसे अकेली जाने में एक बार फिर एक अजीब भय की सुरसुरी उसके सर्वांग को सिरहा गई। यही कोई 10 किलोमीटर होगी साहब की कोठी, बस ये चले और ये पहुंचे। हे राम, 10 किलोमीटर! कोई अजनबी भी यदि उस पल कुमुद से कार चलने से पूर्व वहीं उतर लखनऊ चलने का प्रस्ताव रखता तो वह शायद तत्काल उतर पड़ती। यह कैसी मूर्खता कर बैठी थी वह! क्या आए दिन अखबारों में ऐसी घटनाएं नहीं पड़ चुकी थी? चले हुजूर? सहसा उस रहस्यमय विनम्र चालक ने पूछा तो वह चौंक पड़ी। चलो। और कुमुद ने निढाल होकर सीट पर पीठ साध ली। जब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसली से कैसा डर। पिछले 15 दिनों के कटु अनुभव ने उसे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। उद्दंड भाई की अबाध्यता, छोटी बहन का निर्लज्ज आचरण, निरह अम्मा की विवशता, किसी को भी तो वह क्षमा नहीं कर पा रही थी। यह सब ना हुआ होता तो शायद लखनऊ कभी ना छोड़ती। उस अंधकारमयी निर्जन सड़क पर तेजी से भागी जा रही कार में बैठी कुमुद की आंखें छलछल आईं। उसके बिना अम्मा कितनी असहाय हो उठेगी। कौन उसका राशन लाकर धरेगा? मकान का किराया, बिजली का बिल, पिता की पेंशन, उसका सब काम कौन करेगा? अम्मा ने दबी जबान से यह सब उससे कहा भी था। कुमुद, मैं जानती हूँ तुम हम सब से रूठ कर जा रही है, पर हमारा क्या होगा यह भी तूने सोचा है? मैं जानती हूँ कि अभागों ने तेरी ही थाली में खाकर उसी में छेद किया है, पर तू यह भी तो जानती है कि तू चली गई तो दोनों मुझे लट्टू सा नचाएंगे। कोई भी अच्छा लड़का मिलता तो मैं स्कूल बोरनी को तो विदा ही कर देती, पर फिर अम्मा स्वयं ही अपने अज्ञानवश मुंह से निकल गई उस अस्वाभाविक कामना के लिए खिसिया कर कहने लगी, पर मैं क्या कभी ऐसा होने दूंगी? भले ही लाख अच्छे रिश्ते मिले, वही होगा जो हमारे कुल में सदा होता है। घर की बड़ी लड़की पहले विदा होगी, तब छोटी। बस 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 भी करो अम्मा, उसने झुंझलाकर कहा था। मैंने तुमसे कह दिया ना, तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी होगी। मैं तुम्हें हर महीने पूरी तनख्वाह भेज दिया करूंगी। तुम्हारे छोटे मोटे काम मेरे कॉलेज का चपरासी बनवारी आकर निपटा जाएगा। मैंने उसे समझा दिया है। बीच बीच में उसके हाथ में 10-20 रुपए रखती रहना, वैसे भी तुम्हें बहुत मानता है। रही उमा और लालू की चिंता, दोनों को मैंने कड़ा सबक कंठस्थ करा दिया है। नहीं समझे तो खुद भुगतेंगे। इस बीच तुम मामा से कहकर उमा के लिए अच्छा लड़का ढूंढती रहना। इतनी अच्छी तनख्वाह में मैं नहीं छोड़ सकती। उस पर खाना पीना रहना सब कुछ उन्हीं के मत थे। मैं थोड़ा बहुत हाथ खर्च रख पूरी तनख्वाह तुम्हें भेज सकती हूँ। ठीक ही तो कहा था उसने। यहाँ कॉलेज से उसे मिलते ही कुल 500, उसमें भी कुछ आने जाने में निकल जाते, कुछ उमा लालू की फीस में, 2 ट्यूशनों से 300 और कमा लेती थी। 300 बाबूजी की पेंशन के मिलते थे। बड़े कष्ट से ही वह गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी। इसी से 1200 के वेतन का चुग्गा उसे उस अज्ञात कस्बे में इतनी दूर खींच लाया। अब नित्य यह तो नहीं सुनना होगा कि कुमुद आज गेहूं लाना है, चावल भी खत्म है। कॉलेज से लौटेगी तो चाय का बंडल लेती आना और राशन की दुकान में पूछती आना चीनी आई या नहीं। आधा महीना बीत गया, अभी तक शटांग भर चीनी भी नहीं मिली। बाजार से 8 रुपए किलो चीनी मंगा रही हूँ। इन सब 120 अप्रिय आदेशों से तो छुट्टी मिली। मिस साहब लीजिए, हम ठीक 15 मिनट में ही पहुंच गए। कार का द्वार खोल नूर बख्श ने हाथ की घड़ी देखकर कहा। कुमुद ने चौंक कर देखा। बड़ी सी हवेली की पोर्टिको में आकर कार रुक भी गई और वह अपने सोच विचार में ही उलझी रह गई। आप आइए, मैं सामान फिर उतार लूंगा। वह उतरकर उसके पीछे पीछे चलती दीवान खाने में पहुंची। बाहर से जीर्ण दिख रही उन पांडुवर्णी हवेली की अंतरंग सज्जा इतनी मनोहारी होगी उसने कल्पना भी ना की थी। बड़े बड़े झाड़ फानूस, दीवारों पर टंगी निष्प्राण चीते भालू की खालें, 12 सिंगे के वार्निश से चमकते श्रृंग, कांच की निर्जीव आंखें, पीतल के विराट चमकते नगाड़े से फूलदान, शीशम की कुर्सियों पर रेशमी गद्दियां, चारों ओर पीढ़ियों के अभिजात्य के स्पष्ट हस्ताक्षर कुमुद को गहनतम हीनता के गदवर में डुबा गए। कहाँ आ गई थी वह? इस गुदगुदे कालीन की पश्चिमी गहराई में अपनी चप्पलें किस दुस्साहस से वह रख पाएगी? सहसा अपनी गुजीमुजी वायल की साड़ी उसे कांटे से चुभने लगी। कैसी मूर्खा थी वह! क्या यही एक साड़ी रह गई थी पहनने को? अपने सीमित साड़ी कोष से वह 2-3 ऐसी साड़ियां तो निकाल ही सकती थी
जो इस राजसी परिवेश से मेल खा सकती थी। किंतु तब वह क्या जानती थी कि जिस गृह स्वामी के सीधे साधे पत्र की भाषा जितनी सहज थी, उसकी गृह सज्जा की ज्यामिति उतनी ही दुर्लभ। आप बैठिए, मैं साहब को खबर कराऊं। नूर बख्श ने सूटकेस लाकर एक कोने में धर दिया और सीढ़ियां चढ़ता ऊपर की किसी मंजिल में अदृश्य हो गया। कुमुद ने पर्स खोलकर एक बार फिर वह पत्र पढ़ा। पिछले 10 दिनों में वह कितनी बार उस पत्र को पढ़ चुकी थी। कहीं समझने में कुछ भूल तो नहीं हो गई। पत्र में उसके आह्वान में जो उत्साह मुखरित हुआ था, वह तो उसे अपने स्वागत में लेश मात्र भी दृष्टिगत नहीं हो रहा था। न स्टेशन पर ही गृह का कोई सदस्य उसे लेने आया, न कार की आहट पाकर ही उसका स्वागत करने कोई नीचे उतरा। यह तो नहीं लग रहा था कि हवेली में सब सो गए। असंख्य खोष्ट प्रकोष्ठों में से प्रत्येक गवाक्ष बिजली से जगमगा रहा था, जैसे कोई विराट जहाज किसी बंदरगाह पर लंगर डाले पड़ा है। नहीं, पत्र का आदेश एकदम स्पष्ट था। महोदय, आपका पत्र मिला। आप अविलंब आकर अपना कार्यभार ग्रहण करें। आपको वेतन संबंधी कभी कोई शिकायत नहीं होगी। प्रत्येक माह की 1 तारीख को आपको 1200 का चेक प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त खान पान निवास संबंधी आपकी प्रत्येक इच्छा को हम यथासंभव पूर्ण करने की चेष्टा करेंगे, जैसा कि मैंने अपने विज्ञापन में भी स्पष्ट कर दिया था। अपनी रुग्ण पत्नी की देखभाल के लिए मुझे एक सहृदय संगिनी की आवश्यकता है, परिचारिका की नहीं। हम केवल 2 प्राणी ही इस गृह में रहते हैं, मैं और मेरी पत्नी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे गृह में आपको किसी प्रकार का कष्ट ना होगा। भवदीय राजा राजकमल सिंह। सहसा सीढ़ियों पर क्रमशः नीचे उतर रही पदचाप की आहट पा उसने अचकचाकर चिट्ठी फिर पर्स में डाल ली, पर फिर सीढ़ियों से उतर रहे व्यक्ति को देखने का साहस उसे नहीं हुआ। जब दीवान खाना ही ऐसे ठाठदार था तो गृह स्वामी तो निश्चय ही ठसकेदार होगा। मिस साहब, अरे यह तो गृह स्वामी नहीं, उसके सामने नूर बख्शी खड़ा था। साहब ने कहा है, अभी आप थक कर आई हैं, नहा धोकर थोड़ा सुस्ता ले, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। कुमुद उसके इस विचित्र संबोधन से बार बार चिहुक सी रही थी। कल उससे स्पष्ट कह देगी कि उसे मिस साहब कहकर ना पुकारे। उसे लग रहा था जैसे वह किसी मिशन अस्पताल की नर्स हो। वह सूटकेस उठाकर फिर उसे एक सुदीर्घ सुरंग सी गैलरी में ले जाता। जिस कमरे के बाहर खड़ा हुआ, उसके बाहर ही बेंच पर बैठी एक बुढ़िया ऊँघ रही थी। लो, सारी कोठी ढूंढ आया और वो यहाँ बैठी ऊँघ रही है। मैं कहता हूँ बुआ, दरवाजा खोलो। ये बुढ़िया ना हिली ना डुली। आए, कहीं अल्लाह को प्यारी तो नहीं हो गई बुआ? नूर बख्श ने फिर हंसकर सूटकेस नीचे धरा और बुढ़िया के दोनों कंधे पकड़कर झकझोर कर धर दिया। कुमुद लपक कर उसे ना संभाल लेती तो बेंच पर ही दोनों पैर साधे ऊँघती बुढ़िया निश्चय ही जमीन पर औंधी गिरती। बस यही काम है क्या इनका? खाना और सोना। यह नहीं कि हम स्टेशन गए हैं तो ऊपर जाकर 2 घड़ी मालकिन के पास ही बैठ जाए। बुरी तरह घबराई बुढ़िया दोनों हाथ जोड़ विनम्र भयभीत मुद्रा में ना जाने कितनी बार दोहरी होकर कुमुद के सामने फर्शी लगा गई। हुजूर, हुजूर, सलाम, सलाम हुजूर। अच्छा बस, अब सलामी ठोके जाओगी या कमरा भी खोलोगी? नूर बख्श ने झुंझलाकर उसे डपट दिया। लहंगे के नेफे में बंधा चाबी का गुच्छा निकाल बुढ़िया ने द्वार खोल दिए। आइए सरकार। नूर बख्श सूटकेस लेकर भीतर गया और उल्टे पैर लौटकर बोला, आप बाहर ही खड़ी रहिए मिस साहब, ये बुआ किसी काम की नहीं है। क्यों बुआ, इतना भी ना हुआ कि लाओ खिड़कियां ही खोल दें? लगता है तभी से बंद है जब से। सहसा वह अपना वाक्य अधूरा ही छोड़ आग्नेय दृष्टि से बुढ़िया को भस्म कर भुनभुना उठा। ये बात ठीक नहीं है बुआ, हम साहब से जरूर कहेंगे। 100 बार तुम्हें बचाया है, पर इस बार तुम्हें सजा दिलानी ही पड़ेगी। तुम्हें पता था ना कि मिस साहब आ जा रही हैं? क्या अब तक कमरे की सफाई भी नहीं हुई तुमसे? हम का जानी कि ई कमरा में मिस साहब रही। यहाँ मरियम मिस साहब फांसी लगाए चोला छोड़े रही। 15 दिन तो पुलिस के सील मोहर रही। जब जानिए जो न दिन से खुला मुलामा रोज धुलाई करत रही। अब कोनो ओलिया पीर केर मजार है जहाँ हम लोबान दिखाएं? बुआ जानियो, दांत पीसता नूरबख्श बुढ़िया पर खोकिया कर झपटा। तुम्हार जीव हम खेच डालब साहब, सुनिए तो कहा रहे हमका डरत रहा साहब से। जो बात भई रही हम बताए दी। अब तो हर जीव में आए, खटिया भीतर डरो चा बाहर। इसके कहने का बुरा मत मानिएगा सरकार,
हवेली की सबसे पुरानी मुलाजिम है, इसी से नक्चड़ी के तेवर हमेशा चढ़े रहते हैं। नूर बख्श शायद कुमुद का विवर्ण चेहरा देखकर समझ गया था कि वह बुरी तरह सहम गई है। यही उसके निष्पाप चेहरे का सबसे बड़ा दोष था। उसका क्रोध, विषाद, उल्लास, भय अनाड़ी हाथों से पुते अंगराग सा पूरे चेहरे पर बिखर जाता था। इसी से उद्वीन चिंतातुर भोले चेहरे को देखते ही नूर बख्श को लगा कि कुख्यात कमरे का बदनाम अतीत बुढ़िया उसे थमा गई, वहां कदम रखने में झिझक रही है। यहाँ कोई और कमरा नहीं है क्या? उसने पूछा। नूर बख्श ने एक बार फिर उसी उत्साह और फुर्ती से जमीन पर धरा सूटकेस उठा लिया। है क्यों नहीं सरकार, हवेली में 25 कमरे हैं, 25। चलिए आपको उस कमरे में ले चलूं जहां साहब के फिरंगी मेहमान ठहरते हैं। इस बार वह उसे लेकर निचली ही मंजिल के जिस हवादार कमरे में पहुंचा, उसे देखकर ही कुमुद की समस्त क्लांति दूर हो गई। हवा के ऐसे फरफराते झोंके जैसे बीसियों कूलर चल रहे हों। आप गुसल कर सुस्ताले, मैं तब तक चाय लगवा दूं। उसके जाते ही कुमुद द्वार बंद कर दुल्हन से सजे उस कमरे को घूम घूम कर देखने लगी। गुलाबी मैसहरी लगा पलंग, नक्काशीदार श्रृंगार मेज, चांदी के मोमबत्ती दान में सतर खड़ी सफ़ेद दीर्घकाय मोमबत्ती, एक और धरा बड़ा चिमनी लगा लैंप, जिसे शायद हवेली विद्युत उज्ज्वल होने से पूर्व कभी जलाया जाता होगा। खिड़की के अधखुले पट खोल कुमुद बाहर देखने लगी। खिले गुलाबों की कतार उसे मुग्ध कर गई। नाना वर्णी गुलाब हवा में झूम रहे थे। खिड़की से ही हवेली के दोनों भाग आलोक से जगमगाते स्पष्ट दिख रहे थे। जितनी ही झरोके नुमा खिड़कियां थी, उतनी ही प्रकाश से उज्जवल, ठीक जैसे लखनऊ के केसरबाग की बरादरी। पत्र में तो लिखा था, हम 2 प्राणी हैं, मैं और मेरी पत्नी। तब इस बुलंद आलमगीर इमारत का अंग प्रत्यंग किस किस की उपस्थिति का आभास देता, जैसे जगमगा रहा है। कौन रहता था यहाँ? और वह बुढ़िया किस मिस साहब की फांसी के प्रसंग की ओर इंगित कर रही थी? वह ना जाने कब तक इसी सोच में डूबती उतरती खिड़की पर ही खड़ी रह गई। तभी उसे अचानक याद आया, नूर बख्श उसे लेने 20 मिनट में आएगा। कह गया था कि वह अभी तक हाथ मुंह नहीं धो पाई। हड़बड़ाकर उसने सूटकेस उठाया। यतन से बिछे उस ऐश्वर्यपूर्ण परियक में उसका जीर्ण सूटकेस पैबंद सा ही लग रहा था। कपड़े निकाल कर नहाने गई तो गुसलखाने की बत्ती ढूंढने में फिर उलझ गई। सहसा एक बटन खटखटाते ही एक साथ कई बल्बों का अंगूरी गुच्छा ऐसे जगमगा उठा, वह सहम गई। विदेशी सज्जा में सजे गुसलखाने को देख उसे सहसा मकड़ी के जालों से भरे अपने संकीर्ण गुसलखाने की याद हुई, जहां नहाने में, कपड़े धोने में जरा भी चूक हुई तो कोहनियां दरदरी बिना चूने पुती दीवारों से टकराकर छिल जाती। उस मकान में सम्मिलित रूप से रहने वाले किराएदारों का वह एकमात्र संयुक्त गुसलखाना था। सुबह 4 बजे उठने पर ही गुसलखाने का एकांत उसे मिल पाता था, और कहीं भूल से कभी नहाने या कपड़े धोने के साबुन की बट्टी वहां छूट जाती तो उसके दूसरे नंबर पर नहाने वाली गौरी चाची उसे बाजीगरी सफाई से आलोप कर देती। नहाते नहाते कुमुद को हंसी भी आ गई थी। एकाएक गौरी चाची उसी ऐतिहासिक कौशल से पार की गई बट्टी को ब्लाउज के भीतर छिपाकर गीले बाल तौलिए में जटाजूट बना बाहर निकली कि गुसलखाने को हथियाने देहरी पर खड़े लालू से टकरा गई। लालू का कहना था कि उसने उसके ब्लाउज के भीतर उस तीसरे अस्वाभाविक उभार का देख जानबूझकर ही उन्हें ढकेल दिया था। गौरी चाची चारों खाने चित गिरी और फक से गीली बट्टी ब्लाउज के भीतर से निकल जमीन पर फिसलती चली गई। अरे यह तो दीदी का साबुन है, उस मुंह जोर ने चीख कर पूरे घर में गौरी चाची की बदनीयती के पोस्टर चिपका दिए। चल हट मुंह झौसे, मेरा साबुन है। जरूर है, तुम्हारे बाप ने भी नहाया है कभी महारानी संदल साबुन से? तुम तो अपनी कटहल सी खाल पर हमेशा लाइफ बॉय रगड़ती हो। हे राम, आज एकादशी के दिन मुझे ऐसे इल्जाम लगा रहा है। मुर्दा कहाँ है तेरी माँ? कुमुदी हाथ पकड़कर अबाध्य लालू को अपने कमरे में खींच रही थी। साबुन तो तुम्हारा ही है, चोर चोट्टी कहीं की। लालू जोर जोर से चीखने लगा। हाथ जोड़कर ही उसे चुप करा पाई थी। तुम ही बनो महात्मा गांधी, लालू कहने लगा था। तुम्हारी इसी एक्टिंग से मेरे हाड़ जल जाते हैं। कभी बुढ़िया हमारा साबुन पार करती है, कभी मंजन। तुम और अम्मा सब कुछ देखकर भी मक्की निकलती हो। चुप कर लालू, क्या कहेंगे सब? कहने दो। लालू किसी के बाप से नहीं डरता। एक तो बुढ़िया गुसल खाने में ही गंदगी करती है, कहती है
संडास में जाने से छूत लगेगी, धोती बदलनी पड़ेगी। मैं पूछता हूँ चोरी करने में नहीं लगेगी छूत? इन पाखंडी पहाड़ी बुढ़ियाओं को देख मेरा खून खौल जाता है। काश काश लालू उमा को वह महल सा सुगढ़ स्नान गृह दिखा पाती। बौरा जाते दोनों। बड़ी देर नहाने पर भी उसका मन नहीं भरा। जब बाहर निकली तब नूर बख्श ने बड़ी विनम्र खटखट से उसे सूचित किया, मिस साहब तैयार हो ले। वह उन्हें साहब से मिलाने द्वार पर प्रतीक्षारत बैठा मिलेगा। कैसी मूर्ख थी वह। आज सिर धोने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी? अब कैसे सुखाएगी इन घने बालों को? बड़ी निर्ममता से ही भीगे बालों को सुलझा उसने पीठ पर डाल दिया। वह जब आईने के सामने खड़ी हुई तो अपने उतरे सूखे चेहरे को देख उसे स्वयं तरस आ गया। वह मन ही मन जिस अज्ञात भय से इस रहस्यमय परिवेश में प्रतिक्षण ठंडी पड़ती जा रही थी, उस भय की एक रेखा उसके कमनीय चेहरे पर उतर आई थी। तुम अपनी उम्र से बहुत छोटी लगती हो दीदी। सब हमसे पूछते हैं कि तुम बड़ी हो या कुमुद। हमें अच्छा नहीं लगता। अब तुम जूड़ा बनाया करो दीदी। उसी दिन से वह अपनी पृथुल वेणी को जूड़े में लपेटने लगी। फिर भी वह छोटी लगती थी। उमा के शरीर की गड़न, चेहरे की परिपक्वता उससे कहीं अधिक मंजी घिसी थी। बिना बाहू के ब्लाउज से निकली अपनी दुबली बाहों को साड़ी के आंचल से ढाक उसने ललाट पर आईब्रो पेंसिल से बिंदी का ठप्पा धरा और बाहर निकल आई। एक क्षण को नूर बख्श उसे देखता ही रह गया। बत्तियों के जगमगाते प्रकाश में उस दुबली गोरी एकदम स्कूली लड़की सी दिख रही कुमुद को देख वह कुछ देर हतप्रभ खड़ा ही रह गया। यह बित्ती भर की लड़की क्या खाक संभालेगी उसकी मालकिन को? आइए सरकार। कुमुद एक बार फिर उसी दीवान खाने में बैठी गृह स्वामी की प्रतीक्षा करने लगी। एक भुजंग काली प्रौढ़ा अपने घेरदार लहंगे की मच्छी फहराती चाय की ट्रे धर गई। कितनी नौकरानियां थी यहाँ और प्रत्येक का चेहरा कदर कुत्सित। क्या जानबूझकर यहाँ अशोक वाटिका सी राक्षसनियों को नियुक्त किया गया था? चांदी की चायदानी की आकर्षक नक्काशी को और प्रखर कर रही थी। तश्तरी पर धरे मेवे मिष्ठान देख कुमुद को एक बार फिर अपनी भोजन लोलुप चंचल छोटी बहन की याद आ गई। वह अब तक इस दुर्लभ जलपान के साथ अकेली बैठी होती तो उसकी भांति क्या उंगली के नाखून दांतों से कुतरती, ऐसे अक्रमण्य बैठी रहती। अब तक तो कई काजू उसने बाजीगरी सफाई से उधरदस्त कर दिए होते। वही स्मृति एक मोहक स्मृति बन उसके होठों पर उतरा ही था कि वह अचानक गृह स्वामी को सम्मुख खड़ा देख अचकचाकर उठ गई। अपने दिवा सपने में डूबी वह मूर्ख कर्मशः निकट आती पदचाप को भी क्या सुन नहीं पाई। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको लेने स्टेशन नहीं आ पाया। उसने हंसकर उस कुर्सी की ओर हाथ बढ़ाकर कहा। आप बैठिए मिस जोशी, आई एम सॉरी। अचानक मालती की तबीयत खराब हो गई थी। उसे उत्तर में क्या कहना चाहिए यही सोचती पसीने से डूबी कुमुद फिर भी खड़ी रह गई। बैठिए। आकाशवाणी के किसी अनुभवी उद्घोषक का सगुरु गंभीर कंठस्वर सुनकर वह बैठ तो गई, पर आगंतुक को आंखें उठाकर देख नहीं पाई। आपने यहाँ आकर हम पर कितना उपकार किया है मैं बता नहीं सकता। मैं जानता हूँ इस अनजान बस्ती में आकर आप अवश्य घबरा रही होंगी, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ हम आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। फिर वह स्वयं चाय बनाने उठे तो नतमुखी कुमुद की दृष्टि उस अजनबी के पैरों पर पड़ी। कितने गोरे पैर थे, एकदम गुलाबी। तब क्या इनके वंश में कोई अंग्रेज था? दुग्ध घवल एक बर्रा पायजामे के चौड़े पांचे रह रहकर पंखे की हवा से उड़ रहे थे। लीजिए। उसकी ओर चाय का प्याला बढ़ाया। साहस कर कुमुद ने पहली बार उस सौम्य कांति व्यक्ति के चेहरे को ठीक से देखा। शांत गंभीर चेहरा, तीखी नाक, चौड़े कंधे, चिबुक पर घाव का एक तिरछा निशान, ऐसे सधे अंदाज में सवरी मूछें जैसे किसी कलाकार की दक्ष तुलिका ने यतन से चित्रांकित की हो। पुकारने में कंठस्वर जितना ही बुलंद था, बोलने में उतना ही मंद। बीच बीच में लगता था फुसफुसाहट में ही आधा वाक्य डूब जाएगा, किंतु आंखों में तिरती किसी अव्यक्त पीड़ा का अवसाद बीच बीच में पूरे चेहरे को अस्वाभाविक बना रहा था और ललाट पर खिंची आकस्मिक गांठ देखने वाले को सहमा जाती थी। कहीं न कहीं इस व्यक्ति के मन में कोई उलझन अवश्य है। यह भोली कुमुद भी समझ गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह उससे कुछ कहना चाह रहा है और बावजूद अपने तेज, अपनी वैभव मंडिता हवेली के परिवेश एवं अपनी पीढ़ियों के अभिजात्य के, अपने जीवन के
किसी दुर्बल पक्ष की हीनता उसे उस कमनीय किशोरी सी दिख रही, नवनियुक्त युवती के सम्मुख गूंगा बना रही है और चाहने पर भी जो कहना चाहता है वह कह नहीं पा रहा है। मिस जोशी, इस बार उसने घुटनों पर धरे अपने हाथ को उठाया तो उंगली की अंगूठी का नीलम देख कुमुद चौंकी। ठीक ऐसी ही नीलम की अंगूठी तो उसके बाबूजी भी पहनते थे। अम्मा कहती थी, इसी नीलम ने हमारा सर्वनाश किया है। लाखों बार तेरे बाबूजी को समझाया था, पर उनकी जिद के आगे कौन जीत सकता था। पिता की मृत्यु के बाद वही तो महानगर वाले मामा के साथ खुनखुन जी की दुकान पर वह अंगूठी बेचने गई थी। तो क्या वह वही अंगूठी थी? मिस जोशी, मालती से मिलाने के पहले मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं। मैंने विज्ञापन में अपनी रुग्ण पत्नी का उल्लेख किया था। इस बार नीलम की अंगूठी वाला हाथ अप्रस्तुत स्वामी ने फिर कुर्सी के हत्थे पर धर लिया। एक क्षण को उस हाथ की पकड़ कुर्सी को और भी मजबूती से जकड़ लिया। लग रहा था कि उस अजनबी लड़की के सामने बैठे हुए अपने दुर्भाग्य का प्रकरण खोल नहीं पा रहे हैं। अचानक उठकर चहलकदमी करता खिड़की के पास खड़ा बाहर देखने लगा, जैसे वह कुमुद से नहीं, बाहर खड़े किसी अन्य व्यक्ति से बातें कर रहा है। मेरी पत्नी पागल है मिस जोशी। पिछले 20 वर्षों में उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। मैंने जानबूझकर यह बात इसलिए छिपाई थी कि कहीं सच बात लिख दी तो मेरा विज्ञापन व्यर्थ जाएगा। कुमुद ने चौंक कर उसकी ओर देखा। एकाएक अब तक की उसकी सौम्यता सहसा कपूर के धुएं से उड़ गई। उसका गोरा चेहरा तमतमाकर लाल पड़ गया। तो आप उन्हें पागल खाने में क्यों नहीं रखते? यह तो आपका अन्याय है सर। उसका आहत स्वर अशिष्टता की तीखी गूंज से खनक उठा। आप यदि यह सब अपने पिछले पत्र में भी मुझे बता देते तो मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी से इस्तीफा देकर एक पागल की देखभाल करने तो यहाँ नहीं आती। आपने कंपेनियन के लिए विज्ञापन दिया था, मैं वही कार्यभार संभालने आई। उसका गला विवशता से रूंध गया। आप शांत होकर पहले मेरी बात सुन लें मिस जोशी। आप मालती से मिल लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वह उन्मादिनी अवश्य है, पर आज तक उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। उसका विचित्र उन्माद है, अपने ही में घुट घुट कर मनहूस चुप्पी में अपने को घुलाने वाला उन्माद। आप पूछती है मैंने उसे पागल खाने में क्यों नहीं रखा? आप अभी बहुत छोटी हैं। एक लंबी सांस खींचकर उसने सिगरेट की राख झाड़ी और कुमुद के सामने की कुर्सी पर बैठ गया, जिसके साथ जिंदगी के पूरे 20 वर्ष की मीठी कड़वी यादें जुड़ी हों। आज उसी को की बेबसी का फायदा उठा मैं चाहने पर भी उसे अपने से अलग नहीं कर सका। बिजली के झटकों से तड़पाने किसी पागल खाने में नहीं भेज पाया। यह बात नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। कितनी ही बार दूर दूर तक घूम एक एक कप पागल खाने की खाक छान आया, पर जैसी हालत वहां मरीजों की देखी फिर साहस ही नहीं हुआ। मालती की इस अवस्था के लिए दोषी मैं भी हूँ मिस जोशी। कुमुद ने सहमी दृष्टि से उसे देखा। कहाँ फंस गई थी वह, पागल पत्नी और यह रहस्यमय अपराधी पति। सोचता हूँ मालती से मिलाने से पहले उसकी केस हिस्ट्री भी आपको बता दूं। मालती जब गौना होकर इस हवेली में आई तब केवल 16 वर्ष की थी। पालकी से उतरते ही उसे पहली बार दौरा पड़ा था। दांत पिच गए, हाथ पैर अट गए, पुतलियां पलट गई थी। मेरी माँ का कहना था मार्ग में पीपल के नीचे कारों ने डोली उतारी थी, वहीं का जिन चिपट गया। वह हंसा, पर कैसी करुण हंसी थी। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस रबिश। जिनमिन कुछ नहीं, वही पागलपन की शुरुआत थी। बाद में सुना था यह पागलपन तो उसके खानदान में ही है। 2 मामा पागल हैं, नानी भी उन्मादिनी थी। मध्य प्रदेश की एक छोटी सी रियासत की राजकन्या थी, पर नाना राज प्रमुख थे। उन्हीं ने झाड़ फूक में हजारों रुपया फूक दिया। ना कोई मजार छुटी ना कोई मंदिर। कुछ दिनों ठीक रही, फिर मनहूस चुप्पी। किसी ने कहा कि चौचे में एक प्रख्यात मजार है, प्रेत मुक्ति तीर्थ, जहाँ से 4 कोस की दूरी रहने पर भी जब प्रेतग्रस्त रोगी चीखने चिल्लाने लगता है तब मुजावर जान जाते हैं कि रोगी इहलोक का नहीं है। मजार में पैर रखते ही मरीज बेदम होकर गिर पड़ता है। मेरी माँ जब मालती को वहाँ ले जाने की तैयारी करने लगी तब मैं अड़ गया। बहुत पहले मैं एक बार वहाँ अपनी मौसी की प्रेत मुक्ति देख चुका था। उस जंगली इलाज में मुजावरों ने मौसी को लोहे की जंजीरों से बांध छोटा पकड़ बुरी तरह घसीटा था, मिर्च की धुनी दी थी। मैं मालती के साथ यह सब नहीं होने दूंगा, पर मेरी माँ की जिद ने मुझे पराजित कर दिया। बीसियों से क्रम में हमारा पूरा अंतःपुर वहां पहुंच गया। मैं रूठकर अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। 3 महीने बाद लौटा तो देखा मालती एकदम ठीक हो गई है। 3 वर्षों तक वह फिर पूर्ण रूप से स्वाभाविक बनी रही। इन्हीं 3 वर्षों में हमारे पुत्र का जन्म हुआ। उसी के जन्म के लिए जैसे माँ रुकी थी,
उनकी मृत्यु के बाद मालती ने बड़ी सहजता से गृहस्थी का भार ग्रहण कर लिया। कभी कभी वह गुमसुम अवश्य हो जाती थी, पर उस चुप्पी में भी वह एक क्षण को भी मेरे और अपने पुत्र के प्रति उदासीन नहीं होती थी। मैंने देखा कि उसकी पुत्र के प्रति यह आसक्ति उसे बिगाड़ रही है। मैंने ही उसे एक दिन जोर जबरदस्ती कर नैनीताल के बोर्डिंग हाउस में पढ़ने भेज दिया। मालती बहुत रोई धुई 3 दिन तक अन्न का दाना भी उसने मुंह में नहीं डाला, पर फिर मेरे समझाने बुझाने पर शांत हुई और धीरे धीरे उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। वह पहली बार छुट्टियों में घर आया तो उसके सुघड़ सलीके और अदब कायदे को देख मालती भी मोहमुग्ध हो गई। पर मजार की डंडों की मार से उतारा गया जिन शायद अब भी मुजावर की मार को नहीं भुलाता। उसने फिर बदला ले ही लिया। एक क्षण को चुप हो गए राजा राजकमल सिंह का गौर मुखमंडल मध्यम रोशनी के प्रकाश में कैसा विवर्ण तो लग रहा था। कैसा अद्भुत व्यक्तित्व था इस व्यक्ति का। कुमुद को लगा वह फिल्मी सेट पर कुशल अभिनय कर रहे हैं, किसी अनुभवी अभिनेता की शूटिंग देख रही है। कुर्ते की बाहों की कलप में सीधी महीन चुन्नट, होठों पर पानी की लालिमा, बीच बीच में दीर्घ श्वास के साथ प्रखर हो पूरे कमरे में महक रही जर्दे की सुवास।